मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग तथा इरिगेशन इंजीनियरिंग की करवा रहा हूं। आज इसी क्रम में मैं लेक्चर नंबर 2 इरिगेशन इंजीनियरिंग का लेके आया हूं, जिसमें आपका रेनफॉल और रन ऑफ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। रेनफॉल और रन ऑफ में अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी बहुत सारी है, लेकिन जब अगर आप इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत कम मात्रा में बनते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका जैसा सरकार ने आदेश दिया है कि इस बार के एग्ज़ाम जो हैं वो सब ऑब्जेक्टिव होंगे, सेमेस्टर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न होने के कारण अब हम लोग का ध्यान जो है सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर है। थ्योरी क्वेश्चंस को मैं जो है जून के बाद स्टार्ट करूँगा। सबसे पहला मेरा एम रहेगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे करा दिए जाएँ, चैप्टर वाइज करा दिए जाएँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि एक लेक्चर में एक लेसन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, एक लेसन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे हो जाएं। लेकिन अगर कहीं पर जैसे आज हाईवे में बहुत बड़ा चैप्टर था, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं, तो इसलिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो जिसका जो सेकेंड पार्ट है वो मैं भी कल अपलोड होगा। ठीक है, तो चलिए आइए इरीगेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इरीगेशन इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, नक्शे पर विभिन्न क्षेत्रों के समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। नक्शे पर विभिन्न क्षेत्रों के समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। क्वेश्चन है कि नक्शे पर विभिन्न क्षेत्रों के समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल। दूसरा ऑप्शन है समोच्च वर्षा रेखा, कंटूर रेन लाइंस। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है आपका समवृष्टि रेखा, आइसोहेटल लाइंस। डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन आपका है औसत वार्षिक वर्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज एनुअल रेनफॉल। बी ऑप्शन है समोच्च वर्षा रेखा, कंटूर्ड रेन लाइंस। सी ऑप्शन है आपका समवृष्टि रेखा, आइसोहेटल लाइंस। डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो इसमें सी आंसर आपका सही है, समवृष्टि रेखाएं। समवृष्टि रेखाएं क्या होती हैं? जो मैप पर समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? समवृष्टि रेखाएं कहलाती हैं या आइसोहेटल लाइन कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट करते रहिए आंसर्स को, और जो समझ में ना आए उसको भी कमेंट करते रहिए। भारतीय मानकों के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड मैदानी क्षेत्रों में उसके बाद स्पेस है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में एक वर्षामापी स्थापित किया जाता है। कहने का मतलब है मैदानी अगर क्षेत्र है तो कितने वर्ग किलोमीटर में एक रेन गेज स्थापित किया जाएगा। तो वर्ग किलोमीटर का एरिया जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है 500, बी ऑप्शन है 522, सी ऑप्शन है 390, डी ऑप्शन है 130। तो मैदानी क्षेत्रों में कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर एक वर्षामापी होना चाहिए? तो इसका बी ऑप्शन इज राइट है। बी ऑप्शन आपका क्या है? 520 वर्ग किलोमीटर एरिया में एक आपका वर्षामापी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानकों के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, अगर किसी जगह की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर है तो ऐसे क्षेत्रों में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में एक वर्षामापी स्थापित किया जाना चाहिए? क्वेश्चन फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानकों के अनुसार समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में एक वर्षामापी होना चाहिए? ठीक है, या स्थापित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है 400, बी ऑप्शन है 130, सी ऑप्शन है 520, डी ऑप्शन है 390। ए ऑप्शन है 400, बी ऑप्शन है 130, सी ऑप्शन है 520, डी ऑप्शन है 390। तो हेयर डी ऑप्शन इज करेक्ट। 390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अगर कोई जगह 1000 मीटर ऊपर है, समुद्र तल से ऊंचाई 1000 मीटर है उसकी, तो ऐसे जगहों पर 390 किलोमीटर एरिया में आपको एक वर्षामापी स्थापित करना
चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानकों के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड पहाड़ी क्षेत्रों में, भारतीय मानकों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में कितने वर्ग किलोमीटर में एक वर्षामापी स्थापित होना चाहिए। अब पहला मैंने क्वेश्चन क्या पढ़ा था आपको, मैदानी क्षेत्रों में। दूसरा पढ़ा कि 1000 समुद्र तल से ऊंचाई कितनी हो, 1000 मीटर। अब मैं बात कर रहा हूं जिसमें ऊंचाई की कोई मंशा नहीं है, अगर वह पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर कितना होना चाहिए, मतलब वहां पर बर्फ गिर रही है, ऐसी सिचुएशन है तो वहां कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ए ऑप्शन है आपका 1000, बी ऑप्शन है आपका 390, सी ऑप्शन है आपका 520, डी ऑप्शन है आपका 130। तो ऐसी क्षेत्रों में, ऐसी जगहों पर डी ऑप्शन करेक्ट है। 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में एक वर्षामापी होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्षा मापन वर्षामापी यंत्र द्वारा कितने बजे लिया जाता है। वर्षामापी, जो वर्षा का मापन है वो वर्षामापी यंत्र द्वारा कितने बजे किया जाता है। तो ए ऑप्शन है आपका 8 PM, बी ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है आपका 8 AM, बी ऑप्शन है आपका 8 PM, सी ऑप्शन है आपका 10 AM, डी ऑप्शन है आपका 12 AM। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका 8 AM, बी ऑप्शन है 8 PM, सी ऑप्शन है 10 AM, डी ऑप्शन है 12 AM। ठीक है, तो कब मेजर करते हैं, तो इसको मेजर करते हैं, हेयर ए ऑप्शन इज करेक्ट, सुबह 8 बजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वर्षामापी या रेन गेज अभिलेख वर्षामापी रेन गेज है। अनअभिलेख वर्षामापी को बोलते हैं ऑर्डिनरी और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, ऑर्डिनरी और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो ए ऑप्शन है आपका टिपिंग बकेट रेन गेज, बी ऑप्शन है आपका तुला प्रकार का वर्षामापी वेइंग टाइप रेन गेज, सी ऑप्शन है आपका साइमन रेन गेज साइमन वर्षामापी, डी ऑप्शन है आपका प्लव प्रकार का वर्षामापी या फ्लॉट टाइप रेन गेज। तो हेयर ऑप्शन में फिर से पढ़ देता हूं, इसमें से क्वेश्चन ये पूछा गया है कौन सा रेन गेज ऑर्डिनरी है या नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कितने प्रकार के होते हैं, रेन गेज 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका रिकॉर्डिंग, एक आपका नॉन रिकॉर्डिंग। तो इसमें पूछा गया है कौन सा रेन गेज जो है वो नॉन रिकॉर्डिंग है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज को क्या बोलते हैं, साधारण रेन गेज बोलते हैं। तो ऑप्शन पहला है टिपिंग बकेट रेन गेज, बी ऑप्शन है आपका तुला प्रकार का वर्षामापी या वेइंग टाइप रेन गेज, सी ऑप्शन है आपका साइमन रेन गेज या साइमन का वर्षामापी, डी ऑप्शन है आपका प्लव प्रकार का वर्षामापी या फ्लॉट टाइप रेन गेज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसमें आपका ऑप्शन सही है सी साइमन वर्षामापी, जो कि पेपर में अगर रिटन फॉर्म में होता तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। साइमन वर्षामापी अधिकांशतः पूछा जाता है। तो साइमन वर्षामापी कैसा है, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन, टिपिंग बकेट रेन गेज में टिपिंग बकेट रेन गेज में टिपिंग बकेट रेन गेज में टिपिंग बकेट रेन गेज होता है, उसमें एक बाल्टी लगी होती, एक पेयर बाल्टी का लगा होता है, उसमें कितनी वर्षा एकत्र होती है। तो टिपिंग बकेट रेन गेज में प्रत्येक बाल्टी में, प्रत्येक इसलिए यहां पर लिख दिया गया है क्योंकि प्रत्येक मतलब ईच एंड एवरी है ना, तो प्रत्येक बाल्टी में मतलब इसमें कपल लगे होते हैं बाल्टियों के, इसलिए यहां पर प्रत्येक बाल्टी में कितनी वर्षा एकत्र होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका 25 ml, दूसरा बी ऑप्शन है 25 ml। यहां पर ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन है 25 ml, बी ऑप्शन है आपका 25 mm, सी ऑप्शन है आपका 0.25 ml, डी ऑप्शन है 0.25 mm। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 0.25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन वर्षामापी को जब पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया जाता है, साइमन वर्षामापी को जब पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां बर्फ गिरती है, साइमन वर्षामापी को जब पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां पर बर्फ गिरती है, ऐसी स्थिति में वर्षा मापते समय गिरी हुई कुल बर्फ या स्नोफॉल की कुल मोटाई का भाग मापी में हुई वर्षा में जोड़ दिया जाता है।
तो क्वेश्चन का पूरा सार ये है कि अगर साइमन वर्षा मापी है तो उसको आप पर्वतीय क्षेत्रों में लगा रहे हो, और ऐसे क्षेत्रों जहां पर बर्फ गिर रही है तो ऐसे में जो पूरी रेनफॉल, जो पूरी स्नोफॉल होती है वहां पर, उसका कितना भाग, जो स्नोफॉल गिरती है उसकी कुल मोटाई का कितना भाग वर्षा में, हुई वर्षा में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1:5, 1/5, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/15, ऑप्शन डी 1/20। ऑप्शन ए है 1/5, ऑप्शन बी है 1/10, ऑप्शन सी है 1/15, ऑप्शन डी है 1/20। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 1/10। इसका बी ऑप्शन करेक्ट सही है, कौन सा, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपवाह तथा वर्षा के कुल अनुपात, वर्षा के अनुपात को कहते हैं। अपवाह तथा कुल वर्षा के अनुपात को कहते हैं। अपवाह तथा कुल वर्षा के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, अपवाह अनुपात रन ऑफ रेशियो, वर्षा अनुपात रेन रेशियो, अपवाह गुणांक रन ऑफ कॉफिशिएंट, इनमें से कोई नहीं। अपवाह अनुपात रन ऑफ रेशियो, वर्षा अनुपात रेन रेशियो, अपवाह गुणांक रन ऑफ कॉफिशिएंट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट, रन ऑफ कॉफिशिएंट। हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट, रन ऑफ कॉफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदी के किसी बिंदु के ऊपर का पूर्ण क्षेत्रफल जो दोनों ओर की पन विभाजक रेखाओं वाटर शेड लाइन के मध्य घिरा होता है तथा नदी को अतिरिक्त पानी प्रदान करता है, उस नदी का ... कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, नदी के किसी बिंदु के ऊपर पूर्ण क्षेत्रफल जो दोनों ओर की पन विभाजक रेखाओं वाटर शेड लाइन के मध्य घिरा होता है तथा नदी को अतिरिक्त पानी प्रदान करता है, उस नदी का ... कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका क्या है, पन विभाजक क्षेत्र, बी ऑप्शन है जल ग्रहण क्षेत्र, सी ऑप्शन है आवाह क्षेत्र, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, इसको पन विभाजक क्षेत्र भी बोलते हैं, वाटर शेड एरिया भी बोलते हैं, कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं, जलग्रहण क्षेत्र भी बोलते हैं, आवाह क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया है, तीनों को एक साथ आपको समझा दिया है। नेक्स्ट आपका है, आवाह क्षेत्र की आकृति होती है। आवाह क्षेत्र की आकृति होती है पंखानुमा फैन शेप्ड, पत्तीनुमा फर्न लीफ शेप्ड, सी वर्गाकार, डी ए एंड बी दोनों। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवाह क्षेत्र का जो आकृति होती है वो कैसी होती है। तो आवाह क्षेत्र की आकृति दो प्रकार की होती है, एक पंखानुमा होती है और एक पत्तीनुमा होती है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन इज करेक्ट, ए तथा बी दोनों। ठीक है, ए तथा बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वर्षा चक्र रेन साइकिल कितने वर्ष का माना जाता है। भारत में वर्षा चक्र रेन साइकिल कितने वर्ष का माना जाता है। तो 45 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष। ए ऑप्शन है 45 वर्ष 45 ईयर, बी ऑप्शन है 35 ईयर, सी ऑप्शन है 50 ईयर, डी ऑप्शन है 40 ईयर। तो हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट 35 ईयर। हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट, आपका 35 ईयर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अपवाह या रन ऑफ निकालने का इंग्लिश सूत्र या सीसी इंग्लिश फार्मूला क्या है। निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रन ऑफ निकालने का इंग्लिश फार्मूला है। ए ऑप्शन इज आर बराबर 0.80p माइनस 35.5, बी ऑप्शन इज आर बराबर 8.5p माइनस 40.5, सी ऑप्शन है आर बराबर 0.85p माइनस 30.5, डी ऑप्शन है आर बराबर p माइनस 4.81t। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, आर बराबर 0.8p
माइनस 35.5p। बी ऑप्शन है R बराबर 8.5p माइनस 40.5। सी ऑप्शन है आपका R बराबर 0.85p माइनस 30.5। डी ऑप्शन है R बराबर P माइनस 4.81t। हेयर R क्या है, अपवाह है सेंटीमीटर में, टी क्या है, पी क्या है, प्रेसिपिटेशन है या वर्षा है सेंटीमीटर में, और टी क्या है आपका आवाह क्षेत्र का औसत तापमान है डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में। तो इसमें आपका ऑप्शन सही कौन सा है, तो ऑप्शन आपका सही है सी ऑप्शन इज द राइट, सी ऑप्शन आपका सही है। R बराबर 0.85p माइनस 30.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका इसी तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट है। उत्तरी भारत के क्षेत्रों के लिए अपवाह या रन ऑफ निकालने का खोसला सूत्र डॉक्टर AN खोसला फार्मूला क्या है। उत्तरी भारत के क्षेत्रों के लिए अपवाह या रन ऑफ निकालने का खोसला सूत्र डॉक्टर AN खोसला फार्मूला क्या है। उत्तरी भारत के क्षेत्रों के लिए अपवाह या रन ऑफ निकालने का खोसला सूत्र डॉक्टर AN खोसला फार्मूला निम्न में से कौन सा है। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ए ऑप्शन है R बराबर P माइनस 4.81t, R बराबर 4.81p माइनस टी, R बराबर 0.85p माइनस 30.5, R बराबर 8.85p माइनस 30.5, वेयर R इक्वल टू रन ऑफ इन सेंटीमीटर या अपवाह इन सेंटीमीटर, P बराबर प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल इन सेंटीमीटर, और टी क्या है आवाह क्षेत्र का औसत तापमान है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहां पर 11 का ए ऑप्शन इज करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन सही है। आर बराबर, ए ऑप्शन आपका सही है, क्या है, आर बराबर आपका हो जाएगा P माइनस 4.81 और आपका टी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रीव का सूत्र है। निम्न में से कौन सा रीव का सूत्र है। तो ए ऑप्शन है cm की पावर 2/5, बी ऑप्शन है cm की पावर 4/3, सी ऑप्शन है cm की पावर 3/4 और डी ऑप्शन है आपका cm की पावर 2/3। तो जहाँ वेयर Q इक्वल टू बाढ़ निसरण इन क्यूमेक आपका डिस्चार्ज है, M इक्वल टू क्या है आपका अपवाह है, और अपवाह क्षेत्र का वर्ग किलोमीटर में अपवाह क्षेत्रफल है ये, और C क्या है अपवाह गुणांक है। एक बार फार्मूला फिर से पढ़ लेते हैं, ऑप्शन फिर से पढ़ लेते हैं। तो A बराबर cm की पावर 2/5, B बराबर cm की पावर 4/3, C बराबर cm की पावर 3/4, D बराबर cm की पावर 2/3। ठीक है, तो इसमें जो आंसर मैंने लिखा नहीं है, इस चीज़ का आंसर आपको हो सकता है मिस्टेक से रह गया हो, तो आप इसका आंसर आप लिख लीजिए, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या है, cm की पावर 2/3। ठीक है, cm की पावर 2/3 इज द राइट आंसर। इट इज द फॉर्मूला ऑफ रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डीकन का सूत्र है। निम्न में से कौन सा डीकन का सूत्र है। निम्न में से कौन सा डीकन का सूत्र है। तो ए बराबर cm की पावर 2/5, बी बराबर cm की पावर 4/3, सी बराबर 3/4, डी बराबर 2/3। तो जहां पर Q क्या है बाढ़ निसरण इन क्यूमेक में है, M क्या है अपवाह क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है, और C क्या है अपवाह गुणांक है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा उत्तर सही है, तो cm की पावर 3/4 यह आंसर आपका सही है, cm की पावर 3/4। ठीक है, ये आपका डीकन का फार्मूला है। तो फार्मूले बहुत सारे हैं, जो मेन थे वो मैंने आपको दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में भी नहीं है और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट है कि ... एक 13वां क्वेश्चन है आपका, ... एक ग्राफ होता है जो किसी नदी खंड में समय तथा पानी के प्रवाह या डिस्चार्ज में संबंध को दर्शाता है। एक रिलेशन दर्शाता है नदी सेक्शन के टाइम में और वाटर के फ्लो में या वाटर के डिस्चार्ज में। ठीक है, कौन सा रिलेशन, कौन सा ग्राफ दर्शाता है, तो ग्राफ का नाम है आपका प्रवाह आरेख फ्लो ग्राफ, निसरण आरेख डिस्चार्ज ग्राफ, समय आरेख टाइम ग्राफ, और जलालेख हाइड्रोग्राफ। ठीक है, फिर से देखते हैं, ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ए ऑप्शन है आपका फ्लो ग्राफ,
प्रवाह आरेख, बी ऑप्शन है आपका डिस्चार्ज ग्राफ निसरण आरेख, सी ऑप्शन है आपका टाइम ग्राफ समय आरेख, डी ऑप्शन है आपका जलालेख हाइड्रोग्राफ। तो इसमें डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इट इज हाइड्रोग्राफ। जब हम किसी भी ग्राफ का कोई ग्राफ बनाते हैं जो टाइम और डिस्चार्ज के संबंध में, तो उसको क्या बोलते हैं, जलालेख बोलते हैं या हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, 14th क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वह कथन बताना है। तो पहला पढ़ते हैं, पहली लाइन, किसी आवाह क्षेत्रफल स्थित एकल वृष्टि से प्राप्त इकाई गहराई के अपवाह के जलालेख को इकाई जलालेख कहते हैं, परंतु एकल वृष्टि ऐसी वृष्टि हो जिसका अपवाह किसी अन्य कम अवधि वाली वृष्टि से कम ना हो। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, यही होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ या इकाई जलालेख। ठीक है, क्या होता है इकाई जलालेख, कि हम इकाई जलालेख होता है कि जब कोई यूनिट वर्षा हो वहां पर और उससे जो आपका अपवाह मिले, ठीक है, और वह अपवाह बाकी पूरे दिन के अपवाहों में सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो यह सही कह रहा है। बी ऑप्शन है, किसी नदी नाले नहर में एक समय पर जितना पानी बह रहा है अर्थात कितने घन मीटर पानी प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, ज्ञात करने को हम कहते हैं मिश्रण मापन। यहां पर यह मिश्रण नहीं है, या आप ये यहां पर ये मिश्रण गलत हो गया है, इसको आप निसरण कर लीजिए, यहां पर डिस्चार्ज। ठीक है, निसरण मापन कहते हैं। ठीक है, निसरण मापन कहते हैं। ऐसे ही नदी की गेजिंग भी कहा जाता है या नदी गेजिंग भी कहा जाता है। तो आई थिंक ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पढ़ते हैं, बार्लो की अपवाह सारणी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के परीक्षणों के आधार पर अपवाह क्षेत्र को 5 श्रेणियों ए बी सी डी तथा ई में बांटा है। ठीक है, बार्लो की अपवाह सारणी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के परीक्षणों के आधार पर अपवाह क्षेत्र को 5 श्रेणियों ए बी सी डी ई में बांटा है। हाइड्रोग्राफ से वक्र रेखा एक्स अक्षर से अक्ष घिरा हुआ कुल क्षेत्रफल उस अवधि का पानी का कुल आयतन बताता है। यह हाइड्रोग्राफ का एक पॉइंट है, जो आपका एक्स वाला होता है वो क्या बताता है, उस क्षेत्रफल की उस अवधि में पानी का कुल आयतन बताता है। तो इसमें लगभग ऑप्शन आपके तीनों सही हैं। एक ऑप्शन कौन सा गलत है, वो ऑप्शन है आपका सी वाला, क्योंकि बार्लो जो थे, बार्लो साइंटिस्ट ने जो टेस्ट किए थे, परीक्षण किए थे, वो वेस्ट बंगाल में नहीं किए थे, वो परीक्षण किए थे उन्होंने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इन सब में बस यहीं पर फॉल्ट है। वो जो पहले मिश्रण वाला था वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग में से इसीलिए वो कभी कभी मिश्रण निसरण में कंफ्यूजन ले लिया है उसने। ठीक है, बाकी सारे सही हैं, सिर्फ आपका सी ऑप्शन गलत है, बार्लो वाला। ठीक है, यहां वेस्ट बंगाल की जगह अगर यूपी होता तो सी ऑप्शन भी करेक्ट होता। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जब नदी की चौड़ाई 150 मीटर से अधिक हो तो रस्सी और केबल खींचने में कठिनाई आती है। क्यों कठिनाई आती है, मान लीजिए ये नदी है और यहां पर ये केबल्स लगे हुए हैं, आप रस्सी जब खींचोगे तो इसमें झोल आ जाएगा, क्योंकि अगर चौड़ाई ज्यादा होगी तो। ठीक है, तो ऐसे में आप उसका नदी की चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहला मेथड है आप पिवट पॉइंट मेथड, पाइवट पॉइंट मेथड आप बोल सकते हो, सिंपसन विधि, सिंपसन रूल से, साउंडिंग रॉड से, या प्रतिध्वनिक गंभीरता मापक या इको साउंडर से। ठीक है, तो इसको नापते हैं पाइवट पॉइंट मेथड से, मेजर करते हैं अगर नदी की चौड़ाई 150 मीटर से अधिक हो गई हो और रस्सा और केबल खींचने में हमें कठिनाई हो रही हो या उसमें झोल आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, पानी का अधिकतम वेग मैक्सिमम वेलोसिटी जल सतह से कितने की गहराई पर होता है। तो पानी का अधिकतम वेग जल सतह से कितने अधिक होता है, ये नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पानी रुके हुए पानी की नहीं, बहते हुए पानी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर A बराबर 0.25 D टू 0.30 D, 0.25 D से लेकर 0.30 D तक। बी ऑप्शन है 0.15 D से लेकर 0.20 D तक। सी ऑप्शन है 0.45 D से लेकर 0.60 D तक। डी ऑप्शन है 0.1 D से 0.2 D तक। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, और बी ऑप्शन आपका है क्या, 0.15 D से लेकर 0.20 D तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी का औसत वेग एवरेज वेलोसिटी जल सतह से की गहराई पर होता है। पानी का औसत वेग एवरेज वेलोसिटी जल सतह से गहराई पर होता है,
एवरेज वेलोसिटी कितने पर होती है? ए ऑप्शन है 0.30 डी, बी ऑप्शन है 0.45 डी, सी ऑप्शन है 0.06 डी, डी ऑप्शन है 0.6 डी। तो इसमें कितने पर होता है? तो ये होता है आपका 0.6 डी पर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राइस के धारामापी। प्राइस धारामापी से हम पानी का वेग ज्ञात करते हैं, करंट फ्लो ज्ञात कर सकते हैं। प्राइस के धारामापी को जिस स्थान पर पानी का वेग ज्ञात करना होता है, इस स्थान पर नदी तल से केबल के द्वारा पानी में कितनी गहराई पर लटका दिया जाता है कि जब नदी की संपूर्ण गहराई क्या हो? डी हो। अगर हमें प्राइस करंट मीटर को लटकाना है नदी में, उसका वेग ज्ञात करने के लिए, तो कितनी गहराई पर लटकाएंगे? तो ऑप्शन है ए 0.3 डी, ऑप्शन बी 0.5 डी, ऑप्शन सी 0.6 डी, ऑप्शन डी 0.65 डी। ऑप्शन ए है आपका 0.3 डी या 3 डी, ऑप्शन है 0.5 डी, ऑप्शन सी है 0.6 डी, ऑप्शन डी है 0.65 डी। तो हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट, 0.6 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन है एकल सतही तैरांदा, सिंगल सरफेस फ्लॉट, ठीक है, का जो व्यास होता है एकल सतही तैरांदे कितने सेंटीमीटर का होता है ना? कितना सेंटीमीटर का होता है? तो एकल सतही तैरांदा सरफेस फ्लॉट सेंटीमीटर होता है आपका 10, 18, 5, 16, ठीक है। तो एकल सतही तैरांदा जो है वो आपका होता है 8 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होता है। तो हम इसको क्या लगा सकते हैं? यहां पर 8 वैल्यू है नहीं, 8 से 15 के बीच में 10 की वैल्यू है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इसकी वैल्यू वैसे कितनी होती है? 8 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होती है एकल सतही तैरांदे की, ठीक है। सिंगल सरफेस फ्लॉट जो होता है वो 8 से 15 सेंटीमीटर होता है, लेकिन चूंकि यहां पर डायरेक्ट डाटा नहीं दे रखा है 8 से 5 का, इसके बीच का डाटा दे रखा है, तो हम वही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस वर्षामापी में साइफन लगा हुआ होता है? निम्न में किस वर्षामापी में साइफन लगा हुआ होता है? तो टिपिंग बकेट रेन गेज में, तुला प्रकार वर्षामापी में, या वे टाइप रेन गेज में, साइमन रेन गेज में, या प्लव प्रकार वर्षामापी या फ्लॉट टाइप रेन गेज में। इसमें किस प्रकार के वर्षामापी में आपका साइफन लगा होता है? साइफन वह विधि होती है जिसमें पानी अपने आप बाहर को निकल जाता है रेन गेज से, हमें बार बार उसमें पानी निकालना नहीं पड़ता है या उसको खाली करना नहीं पड़ता है। तो आपने रेन गेज पढ़े होंगे, रेन गेज में आपने टिपिंग टाइप रेन गेज पढ़ा है, टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज पढ़ा है, वेइंग टाइप रेन गेज पढ़ा है, और साइमन वर्षामापी पढ़ा है, फ्लॉट टाइप रेन गेज पढ़ा है। तो आपने देखा होगा फ्लॉट टाइप रेन गेज में इस प्रकार की सुविधा होती है, साइमन रेन गेज में, वेइंग टाइप रेन गेज में, और टिपिंग बकेट टाइप में ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो हेयर डी ऑप्शन इज करेक्ट, फ्लॉट टाइप रेन गेज। इस तरीके से दूसरे चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए हैं, आपका दूसरा चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट डे से मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, आपका थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जो आपके सिलेबस में आएंगे या पेपर में पूछे जाएंगे। आप लोगों से बस यही उम्मीद है, यही आशा है कि आप लोग ये लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे होंगे, और आप लोग वीडियो को जो है कई बार अगर देखेंगे तो आपको यह तैयार हो जाएगा। एक और बात है, कुछ बच्चे जो है पीडीएफ की मांग कर रहे थे कि हमें पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पीडीएफ हम आपको उस टाइम देंगे जिस टाइम आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा। तो रिवीजन करने के टाइम पे आपको सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएंगी, लेकिन उसके पहले आपको लगातार बार बार देखना है, क्योंकि पीडीएफ जब आपको मिले तो सिर्फ आपको पहले क्वेश्चन से शुरू करें और लास्ट तक बोलते हुए चले जाएं, ये पोजीशन आ जानी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।